नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, दक्षिण भारत से आ रही है, जहां अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, पुष्पा स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया है। दरअसल फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मची थी और इस भगदड़ की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई थी। इसी मामले में हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है, अल्लू अर्जुन दिल्ली आए हुए थे। दिल्ली से जैसे ही अल्लू अर्जुन वापस हैदराबाद गए, उनके घर बंजारा हिल्स में जो है वहां पर हैदराबाद पुलिस की टीम पहुंची और वहीं से हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष के पास आपको लेकर चलेंगे। आशीष से जरा जानते हैं, आशीष क्या अपडेट मिल रहा है अल्लू अर्जुन को लेकर? पहले पुलिस सीधे मेडिकल के लिए या फिर थाने लेकर आई है पहले? जी देखिए, अमूमन ये होता है कि पहले गिरफ्तारी के बाद थाने लेके आया जाता है और उसके बाद मेडिकल के लिए उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। क्योंकि बहुत बड़े अभिनेता है और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसलिए पुलिस थोड़ी सी जो कार्रवाई है उसके ऊपर चुप्पी बनाए हुए है। वो लगातार अभी ये बोल रही हैं कि हो सकता है उनको थाने लाया जाए, हो सकता है मेडिकल के लेके जाया जाए, लेकिन सबकी नजर अब ये है कि कैसे इस पूरे मामले में अल्लू अर्जुन की वकीलों की जो टीम है वो कैसे इस पर रिएक्ट करती है। जाहिर तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस अपनी कानूनी जो प्रक्रिया है, मेडिकल करना, मेडिकल के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करना, उसको पूरी करेगी। लेकिन इस दौरान हमें ये देखना होगा कि अल्लू अर्जुन जो है, जिनकी गिरफ्तारी हो, जो बहुत बड़े सुपरस्टार है दक्षिण भारत के, उनकी टीम कैसे इस पूरे मामले में कानूनी रुख रास्ता अख्तियार करती है। ये कुछ जानकारी मिल पा रही है, ये आशीष कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार ये कौन सी धाराएं जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है? अल्लू अर्जुन पर मामला पुलिस की तरफ से क्या बनाया गया जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। FIR जो है वो उसमें अल्लू अर्जुन के खिलाफ और उनके अलावा 4 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है। FIR में BNS की धारा 105, 118(1), रीड 3/5 लगाया गया है। FIR जो दर्ज की गई है वो 4 दिसंबर को FIR दर्ज की गई है। और FIR में जो कहा गया है, मैं FIR पढ़कर आपको बता रहा हूँ रोमाना। FIR भी कहा गया है कि अल्लू अर्जुन की तरफ से जो उनकी प्रीमियर में जाने की सूचना थी वो पुलिस को नहीं दी गई। उसके अलावा वहां पर उनकी सिक्योरिटी टीम ने अति उत्साह दिखाते हुए, जो उनके प्राइवेट सिक्योरिटी टीम थी, उन्होंने अति उत्साह दिखाते हुए धक्का मुक्की की फैंस के साथ, जिसकी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जाहिर तौर पर पुलिस का पहला आरोप अल्लू अर्जुन पे यह है कि उन्होंने पुलिस को पूर्व सूचना नहीं दी थी अपने कार्यक्रम के लिए। दूसरी चीज, उनके साथ जो उनकी निजी सुरक्षा टीम थी, उन्होंने धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से एक महिला की मौत हुई और 2 अन्य, जिसमें एक छोटा बच्चा भी है, वो घायल हुआ और जिसको अस्पताल में अभी भी जो इलाजरत है। तो जाहिर तौर पर ये मामला है। धारा मैं फिर से बता रहा हूँ। और जरा मुझे ये भी बताइए कि इस मामले में अल्लू अर्जुन से पहले पुलिस कितनी गिरफ्तारियां और कर चुकी है, इसके बारे में भी जानकारी आपके पास है आशीष? जी, इससे पहले अल्लू अर्जुन केस से पहले 2 दिन पहले इस मामले में संध्या थिएटर, जहां पर यह हादसा हुआ है, संध्या थिएटर के जो ओनर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा संध्या थिएटर के मैनेजर और सिक्योरिटी इंचार्ज, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हैदराबाद की चिकटपुली पुलिस थाना पड़ता है, सेंट्रल जोन का एरिया हैदराबाद शहर का मध्य क्षेत्र कहलाता है, वहां की पुलिस के द्वारा की गई है। और आज इस मामले में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है, जिस जाहिर तौर पर सबसे बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी गिरफ्तारी, क्योंकि सबसे बड़े स्टार इस वक्त देश में अल्लू अर्जुन और हर कोई अल्लू अर्जुन से वाकिफ है। पुष्पा जो फिल्म है उससे अल्लू अर्जुन ने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है और उसी फिल्म पुष्पा का ये सीक्वल पुष्पा 2 आया और इसी फिल्म पुष्पा 2 की ये प्रीमियर का मौका था हैदराबाद में, जहां पर भगदड़ मची थी। और इसी मामले में
अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि जब भगदड़ मची उसकी चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। और जैसा कि हमारे सहयोगी आशीष जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल 4 दिसंबर को ये एफआईआर जो हैदराबाद पुलिस की तरफ से दर्ज की गई थी और अल्लू अर्जुन पर मामला ये कि अल्लू अर्जुन ने वो खुद प्रीमियर में जा रहे हैं इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी और साथ ही साथ अल्लू अर्जुन के जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने वहां पर जो फैंस मौजूद थे प्रीमियर के दौरान जो मौजूद फैंस थे उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से ये भगदड़ की नौबत आई। इससे पहले जो 3 गिरफ्तारियां जिसका जिक्र आप आशीष कर रहे हैं कि वो तीनों लोग जिसमें होटल माफ कीजिएगा जो थिएटर है उसके ओनर से लेकर मैनेजर तक शामिल है, वो क्या अभी भी न्यायिक हिरासत में या उनको गिरफ्तारी के बाद फिर जमानत मिल गई थी? इसको लेकर कोई अपडेट है क्या आशीष? जी देखिए, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। न्यायिक हिरासत में वो लोग अभी भी हैं, लेकिन जाहिर तो जैसे अल्लू अर्जुन ने इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का रुख अख्तियार किया, वैसे ये लोग गिरफ्तार लोगों ने भी अपने खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उसके खिलाफ हाईकोर्ट का अपील किया, हाईकोर्ट में अपेश किया। हालांकि सुनवाई होनी बाकी है। अब सबकी निगाहें अभी इस मौजूदा समय में सबकी निगाहें इस पर हैं कि अल्लू अर्जुन अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कैसे कोर्ट में क्या वो हाई कोर्ट फिर से एक अर्जेंट हियरिंग के लिए जाते हैं, लंच मोशन पिटीशन फाइल करते हैं, या फिर वो उनको जो सेक्शंस है उस सेक्शन को कैसे उनके अभी आशीष कुछ पुलिस से जानकारी मिल रही है? पुलिस ने ये जो गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है आपको अदालत के सामने पेश करना होता है 24 घंटे के भीतर, तो पुलिस जब अदालत के सामने पेश करेगी तो क्या यहाँ पर हैदराबाद पुलिस की तरफ से कोई अल्लू अर्जुन को रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है? क्या जानकारी क्या मिल रही है? जी देखिए, हमारी पुलिस सूत्रों से जो बात हुई है, पहली उन्होंने जो जानकारी हमें दी है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। दूसरी, उन्होंने बोला कि चूंकि अल्लू अर्जुन एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो उनकी पहली प्राथमिकता है। तो वो काफी जो लीगल प्रोसीजर है, जो सारी आगे की कानूनी प्रक्रिया है, चाहे उनको हॉस्पिटल में लेके जाना, चाहे उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना, उन सारे प्रोसीजर्स को वो बड़े साइलेंटली करना चाहते ताकि कोई भीड़ इकट्ठा ना हो, कोई उन्माद पैदा ना हो कि कुछ, चाहे वो अल्लू अर्जुन को देखने के लिए हो या उनके समर्थन में हो या उनके विरोध में हो। क्योंकि अल्लू अर्जुन के इस घटना के सामने आने के बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। तो पुलिस पूरी तरीके से इस पूरे मामले में टाइट लिप्ड हम कह सकते हैं। ऑफिशियली उन्होंने इस मामले में अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन जो हमारे सीनियर ऑफिसर से बात हो रही है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यस, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई इस मामले में और आगे की जो प्रोसीजर्स है उसको फॉलो किया जाएगा। जब हमने उनसे पूछा कि उन्होंने हाई कोर्ट का में पिटीशन दायर कर रखी थी इस मामले के खिलाफ, तो उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने पिटीशन दायर की थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और उसकी हाई कोर्ट से हमें कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए जो प्रोसीजर कानूनी प्रक्रिया हमें फॉलो करनी, हम उसको फॉलो करते हुए इस पूरे मामले में अल्लू अर्जुन की हमने गिरफ्तारी की है और आगे की जो प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए आज शुक्रवार है और उसके बाद शनिवार रविवार, और ऐसे में अगर यहाँ पर कोई कानून से राहत नहीं मिलती है तो फिर क्या ये भी मुमकिन है कि अल्लू अर्जुन जो हैं उनको सलाखों के पीछे जाना पड़े? ऐसी भी कोई स्थिति बनती हुई नजर आ रही है क्या? इसको लेकर जानकार क्या बता रहे हैं आपको आशीष? जाहिर तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा, शुक्रवार का दिन है, शनिवार और रविवार। हालांकि अभी भी जो मैं बार बार इम्फेसिस जो मैं बार बार रेखांकित कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने पिटीशन पहले ही दाखिल की हुई है और जाहिर तौर पे हाई कोर्ट एक इम्पोर्टेंट लीगल फोरम है जहां पर अल्लू अर्जुन पहुंच सकते हैं। अभी भी हमारे अल्लू अर्जुन के टीम के लोगों से जो बात हो रही है, उनका कहना है कि वो हर एक लीगल रेमेडी जो है इस पूरे मामले में वो उसको वो रख रहे हैं, उसकी पड़ताल कर रहे हैं और जो भी एप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी होगी जिससे जल्दी से जल्दी सिने स्टार सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को राहत मिले, उस पर वो एक्ट करेंगे, उस पर वो कार्रवाई करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष बने हुए हैं, बता रहे हैं आपको हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अभिनेता अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी उन्हीं के घर से हुई है। बंजारा हिल्स में जो उनका घर है वहीं पर हैदराबाद पुलिस की टीम पहुंची और अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर अपने साथ थाने लेकर पहुंच गई है पुलिस की टीम। और अब गिरफ्तारी के बाद जो प्रोसीजर होता है पुलिस की तरफ से उसी को फॉलो किया जा रहा है। कुछ ही देर में अल्लू अर्जुन का मेडिकल करवाया जाएगा, अदालत के सामने भी अल्लू अर्जुन को पेश किया जाएगा। आपको बता दें मामला जो है वो भगदड़ का मामला है। भगदड़ मची थी जब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का प्रीमियर हो रहा था, उसी दौरान भगदड़ हुई थी और उस भगदड़ की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई थी। अल्लू अर्जुन पर मामला ये कि पुलिस ने एफआईआर ये दर्ज की अल्लू अर्जुन पर कि अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए वो पहुंचे और उन्होंने पुलिस को इस बारे में कोई इत्तला, कोई पहले से सूचना नहीं दी।
ताकि पुलिस वहां पर व्यवस्था बना लेती और एक महिला की जान जाने से बच जाती। दूसरी बड़ी बात यह जो एफआईआर में कही गई है, अल्लू अर्जुन के जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने वहां पर धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से ये स्थिति भगदड़ वाली बन गई और इसी की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। फिलहाल आपको बता दें, इस मामले में गिरफ्तारी की तलवार अल्लू अर्जुन पर लटक रही थी। इस मामले की गंभीरता को अल्लू अर्जुन भी समझ रहे थे, इसीलिए अल्लू अर्जुन की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया गया था। हालांकि अभी तक अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से किसी तरीके की राहत मिली नहीं थी और ऐसे में हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इससे पहले जो पीड़ित परिवार है, जो महिला की मौत हुई, उस पीड़ित परिवार को अल्लू अर्जुन की तरफ से अपनी तरफ से मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया गया था। इस मामले में अल्लू अर्जुन से पहले भी हैदराबाद पुलिस जो है वो 3 और गिरफ्तारियां कर चुकी है, लेकिन ये सबसे बड़ी, सबसे हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी जो है वो यकीनन साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की है। अब से कुछ देर पहले अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दिसंबर को हैदराबाद में भगदड़ मची थी। उसी दिन 4 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 इसी की स्क्रीनिंग के दौरान ये भगदड़ संध्या थिएटर्स में हैदराबाद के मची थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद है, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। आशीष, कोई और जानकारी नई जो सामने आ पा रही हो अभी तक इस पूरे मामले में? जी देखिए, अभी कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चिकटपल्ली थाना है, वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। उसके अलावा जो अल्लू अर्जुन के घर पे है, वहाँ पे भी पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। अल्लू अर्जुन को लेकर पुलिस टीम निकली है, उनको मेडिकल के लिए लेके जाया जा रहा है और उसके बाद उनको पुलिस थाने लाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनको कोर्ट में डायरेक्टली ना लाया जाए भीड़ भाड़ के चक्कर में, इस वजह से उनको मजिस्ट्रेट के घर पर प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस बात की जानकारी हमें थोड़ी देर में हमारे ऑफिसर सूत्र जो हैं वो हमें बताएंगे कि कहां पर उनको पेश किया जा रहा है और फिर आगे क्या होता है, इसकी जानकारी हमें दी जाएगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष, लगातार बने हुए, कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि सुरक्षा कारणों की वजह से अल्लू अर्जुन को कोर्ट ना ले जाकर जो मजिस्ट्रेट का घर है वहीं पर ले जाया जाए। फिलहाल अल्लू अर्जुन को गिरफ्तारी के बाद मेडिकल के लिए भी लेकर जाएगी पुलिस, थाने लेकर जाया जाएगा अल्लू अर्जुन को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। ये आज की तस्वीर है, अल्लू अर्जुन को जिस समय गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त की ये तस्वीर है। अल्लू अर्जुन के घर बंजारा हिल्स में हैदराबाद में जो है वहां पर हैदराबाद पुलिस पहुंची और वहीं से अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने लेकर हैदराबाद पुलिस की टीम अल्लू अर्जुन को पहुंच रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कड़े कर दिए गए हैं, थाने के बाहर भी और जहां पर मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा अल्लू अर्जुन को, उस अस्पताल के बाहर भी, साथ ही साथ कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अभी तक पुलिस की तरफ से साफ नहीं किया जा रहा कि पुलिस सीधे अल्लू अर्जुन को कोर्ट परिसर में लेकर जाएगी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकता है उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए या फिर मजिस्ट्रेट के आवास पर सीधे ले जाया जाए। अभी इसको लेकर बहुत से सवाल हैं, तस्वीर अभी साफ नहीं हो रही है और देखिए हैदराबाद पुलिस की तरफ से अभी बहुत कुछ साझा भी नहीं किया जा रहा है। संसद की सुरक्षा के लिए शहीद हुए उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहती हूँ। महोदय, हजारों साल पुरानी हमारी देश की, धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद, चर्चा की रही है। एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में भी ये वाद संवाद, ये चर्चा बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी,
चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारी देश की आवाज़ थी। वो आवाज़ ही आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज़ थी, हमारी आज़ादी की आवाज़ थी, और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये ज्योत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये ज्योत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से, घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया। अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं,
लेकिन ये गंभीर बात है। और क्या गंभीर करेंगे? बात। हंसेंगे? शर्म करो। शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हमें चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने
जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही MSP को छोड़िए, DAP तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है।
आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जाए। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की, पैसों के बल पे की, गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण राजस्थान की। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई, तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं,
आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूं। महोदय, जनता में बहुत विवेक है, ये सही है। अच्छा महोदय, मैं सदन में नहीं हूं। कुछ हाँ ठीक है, मैं सदन में नहीं हूं, मात्र 15 दिनों से आ रही हूं। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं समय। बात यह है अध्यक्ष महोदय जी कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, देश के करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। संविधान इनको साहस देता है। मेहनती मिडिल क्लास है और इस देश के जो करोड़ों देशवासी हैं, जो रोजाना भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको साहस देता है। वायनाड में जो आपदा आई, उसमें एक छोटा लड़का था 17 साल का। 6 घंटों के लिए उसने अपनी मां को बचाने की कोशिश की। 6 घंटों के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर नदी की धारा बह रही है, नाराज है, आप अपनी मां को पकड़े हो, 6 घंटों के लिए पकड़े रखते हो कि मेरी मां बच जाएगी, और अंत में वो मां भी बह जाती है। उस लड़के का साहस, उन महिलाओं का साहस जो पीड़ित हैं लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संभल के बच्चों का साहस जिनके पिताजी अभी अभी गुजर गए, लेकिन फिर भी उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत है, उनका साहस है। वो साहस इस संविधान ने दिया है। वो आत्मविश्वास इस संविधान ने दिया है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। मैडम बधाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ
इस सदन में जो 75वें वर्ष पर संविधान की बहस शुरू हुई है, जहां सत्ता पक्ष से माननीय रक्षा मंत्री जी उन्होंने अपनी बात रखी। अभी अभी कांग्रेस पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले लाखों लाख लोग जो भारत देश की आज़ादी में जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम हमारे वरिष्ठ लोगों ने इस संविधान को देने का काम किया। मैं उनको याद करने के साथ साथ जो आज 13 तारीख जिस दिन हम आप सदन में बैठे हैं, एक ऐसी घटना घटी थी, अगर उस समय सुरक्षा कर्मियों ने अपनी सूझबूझ के साथ, बहादुरी और साहस के साथ अगर उन आतंकवादियों को मुकाबला न किया होता तो हमारे देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता जो उस समय सदन में थे, न जाने क्या परिस्थिति बनती। मैं उन बहादुर जिनकी जान गई उनका याद करता हूं, वहीं श्रद्धांजलि भी देता हूं। मैं इस संविधान की चर्चा पे जहां खड़ा हुआ हूं, मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिन्होंने संविधान को देने का काम किया। हमारा संविधान जो तैयार हुआ है, उनकी प्रबुद्ध दृष्टि का परिणाम है कि हमारे पास न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक महान संविधान हमें मिला है। भारत राज्यों का एक संघ है और हमें विविधता में एकता पर गर्व है। ये हमारा संविधान ही है जिसने भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक और जातीय विविधता वाले हमारे देश को एक साथ रखा है। ये संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि हम उसके अनुसार कैसे काम करते हैं। यह देखना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि इस महान देश का शासन हमारे संविधान में निहित उच्च सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैंने तो संविधान निर्माण का दायित्व बहिष्कृत वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिया है। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। संविधान ही लोकतंत्र की प्राणवायु है और जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इतना शानदार अच्छा संविधान दिया, वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सत्ता पक्ष से वो बात रखी और कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय,
इस संविधान पर लगभग 75 वर्ष में के बाद भारत की संसद में फिर चर्चा हो रही है। मैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात को रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट उल्लेख है प्रस्तावना में। मैं प्रारंभ करता हूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मप्रिय लोकतांत्रिक गणराज्य से। आज अध्यक्ष जी, सीमाओं की रक्षा करना संप्रभु का प्रथम कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में जहां पर समय समय पर सेंध लगती हो, और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। लद्दाख की तरफ अभी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। हम अपनी सीमा में ही पीछे हटे हैं, और चीन जो हमारी सीमा में अंदर आ गई थी, वो हमारी सीमाओं से ही आंशिक रूप से पीछे हटी है। और अध्यक्ष महोदय, उस सीमा के पास एक रिजांगला मेमोरियल बना था। हमारे सरकार के लोग ये जानते होंगे कि जिस समय ये बात उठी लद्दाख को लेकर के, उस रिजांगला के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। आज वो रिजांगला मेमोरियल वहां नहीं है। और उस लड़ाई के लिए अध्यक्ष महोदय, हमारी फौज के लिए कहा गया था कि हमारी वो बहादुर फौज है अध्यक्ष महोदय, यही तो फर्क है। कहां पर था, कहां पर बना अब। और अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, मंत्री जानते होंगे, मंत्री जी, केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, और पड़ोसी देश ने क्या क्या नहीं कहा गया। और वो समय आएगा जब हमें मानसरोवर और कैलाश पर्वत पे जाने के लिए भी वो देश हमें रोकने लगेगा। तो हमारी आज 75 साल बाद सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं? क्या लद्दाख की वो फिंगर्स जहां पर हम पहले थे, क्या हमारी फौज वहीं खड़ी है कि नहीं खड़ी है? अगर आप रिजांगला मेमोरियल जानते होंगे, तो लद्दाख की वो सीमाएं जो हमारे देश के अंदर थी, क्या हमारी सीमा वहां तक है कि नहीं है? आज नहीं है। ये देश समाजवादी गणराज्य बने। समाजवाद का सरल शब्दों में अर्थ है कि समता और संपन्नता हो। लेकिन देश में अध्यक्ष महोदय 2014 के बाद विषमता जिस तेजी के साथ बढ़ी है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 140 करोड़ में से 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं। अध्यक्ष महोदय, जो देश को ये कहते हो कि हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार पे चलने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 3 पर पहुंच गए और ऊपर जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं और दूसरी तरफ देश की संपूर्ण संपत्ति के 2/3 हिस्से पर कुछ परिवारों का कब्जा है,
अगर सरकार में ये बहादुरी और हिम्मत है तो इस 60% गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर जा रही है तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो 60% गरीब लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। और जहां समय समय पर सरकार अपने आंकड़े देती है, कम से कम ये आंकड़े भी दे दे कि गरीबी रेखा पर जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 5% लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। हमारा प्रेमबली कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने, राज्य की निगाह में सभी धर्म सम्मान हैं। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है। यही ना अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्म निरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। और हाल ही में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। मुझे याद है उस समय, जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था, उनको अधिकार से रोका गया। और जो लोग वोट डालने जा रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे कि ये वोट डालने के लिए वोट बूथ तक न पहुंच पाए। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी, बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि इससे कुछ जान जाने वाली नहीं, अगर जान भी जाएगी तो हम वोट डाल करके आएंगे। क्या यही लोकतांत्रिक गणराज्य है? सच्चे लोकतंत्र में जनता श्रद्धापूर्वक मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है। क्या हम सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां सरकार मशीन और सरकारी मशीनरी के जरिए जहां चाहे अपनी सरकार बना लेती है, जनता के मत का कोई अर्थ नहीं रखे हैं, वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। यह व्यवस्था जब तेजी से लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावना में अध्यक्ष महोदय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा अस्त्र आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में
प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम भेज दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी सूची जारी करें, और अगर ये बात कहीं भी गलत है तो शिक्षा मंत्री जी सूची जारी कर दें। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की ओर प्रोफेसर्स की एक, मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा मंत्री जी अगर ये सूची जारी कर दें कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और उनके माध्यम से जितने भी प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, सब बात साफ हो जाएगी। आप केवल देश के 10% लोगों को ही ख्याल रख रहे हैं, बाकी 90% लोगों का आप ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा अध्यक्ष महोदय। जाति जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगा और तमाम हमारे ऐसे समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय कम से कम जाति जनगणना के बाद उन्हें अधिकार और सम्मान दिलाने का काम भी हो सकेगा। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं। आर्थिक न्याय के बगैर न सामाजिक न्याय मिल सकता है और न राजनीतिक न्याय मिल सकता है। गरीबी का नाजायज लाभ उठाकर धन्ना सेठों की सरकार चुनाव में पैसा बांटकर राजनीतिक न्याय का भी अपहरण कर लेती है। कर्ज में डूबी बड़ी आबादी महाजन के दबाव में अपनी इच्छा के खिलाफ वोट देने को विवश हो जाती है। चुनाव में सत्ताधारी दलों द्वारा पैसे की भरमार के चलते कोई सामान्य कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। बड़े पैमाने पर धनवान चुनकर आ जाते हैं। पैसे के बल पर जब तक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं होती, लोगों को राजनीतिक न्याय मिल नहीं सकेगा। प्रस्तावों में आगे जो लक्ष्य है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, पंथ और उपासना की स्वतंत्रता, अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।